हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रितेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल पैंथियन एडू। फ्रेंड्स, डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने H1B वीज़ा पर दिसंबर तक के लिए रोक लगा दी गई है। अभी इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर है और इस पर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हो रहे हैं चारों तरफ। इस समाचार का भारत के कुशल कामगार, IT और अन्य कंपनी तथा यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी जिसपे गूगल और माइक्रोसॉफ्ट भी शामिल है, इन सब ने इसका पुरजोर विरोध किया है। इंडियंस का सबसे ज्यादा विरोध करने का कारण ये हो कि 85% H1B वीजा जो इशू किया जाता है हर साल US गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें से 70% के करीब भारतीय हासिल करने में कामयाब होते हैं। इसलिए जाहिर सी बात है कि ये उन पे काफ़ी असर डालने वाला है। कंपनियां इसका विरोध इसलिए कर रही हैं कि उनकी ये लॉजिक है, उनका ये दलील है, उनका ये पॉइंट है कि अगर हम इस तरीके से ब्रेन ड्रेन को रोकेंगे, बाहर से आने वाले टैलेंट्स को रोकेंगे, तो इससे हमारी प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ेगा और जाहिर सी बात है कि इससे यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमी पे कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। भारतीय कंपनियों को प्रॉब्लम ये होगी कि उन लोगों को इंडिया के बजाय US के लोगों से काम करवाना पड़ेगा, तो उनको अपनी जेब से ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडिया के लेबर जो है, स्किल्ड हो या अनस्किल्ड हो, चीप है दुनिया में और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, काफ़ी इफिशियंसी के साथ काम करते हैं, तो उनको भी ये घाटा है। और हाँ, हमारे जो टेक्निकल नॉलेज वाले लोग जो हैं, जो इस वीज़ा को अप्लाई करके यूनाइटेड स्टेट्स जाते हैं, उनको तो ऑफ कोर्स प्रॉब्लम होने ही वाली है, क्योंकि मैंने फिर आपको बता रहा हूँ कि यूनाइटेड स्टेट्स में H1B वीज़ा हासिल करने में सबसे ज़्यादा इंडियंस की संख्या होती है और ये कई फील्ड में, कई सेक्टर्स में सक्सेसफुली काम कर रहे हैं और अमेरिका की इकोनॉमी में योगदान कर रहे हैं। अब इस तरीके के अनपॉपुलर मेजर्स को डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने क्यों लागू किया? उनकी लॉजिक ये है कि उनका ये कहना है कि कोरोना काल में इकोनॉमी काफ़ी अफेक्टेड हो चुकी है और बेरोजगारों की संख्या काफ़ी बढ़ चुकी है, जो एक हद तक सही भी है। आंकड़ों के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट्स में, अगर हम उन्हीं के आंकड़ों को माने, तो यूनाइटेड स्टेट्स में 24 साल के युवाओं की बेरोजगारी की दर 1930 की मंदी के दौर के बराबर तक जाके पहुंच चुकी है। इसका मतलब है कि बेरोजगारी की समस्या बहुत बुरी तरीके से है, न सिर्फ इंडिया में बल्कि दुनिया के हर एक देश में। यूनाइटेड स्टेट्स जिसको हम काफ़ी डेवलप्ड मानते हैं, वहां पर भी ये समस्या व्यापक है। साथ ही साथ ट्रंप गवर्नमेंट के डाटा की अगर बात करें तो उनके हिसाब से यूनाइटेड स्टेट्स में कोरोना की वजह से 2 करोड़ जॉब्स जा चुके हैं। इन सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने इस स्टेप को लिया है। इससे उम्मीद ये है उनके सरकार की कि जो बाहर के लोगों को जॉब्स चली जाती है, तो ये जॉब्स अमेरिकन को मिलेगी उनके बजाय। और वैसे भी उनका कहना है कि ये वीज़ा जो है उसको हमने दिसंबर तक ही एक्सटेंड किया, दिसंबर तक ही सस्पेंड किया, उसके बाद फिर सिचुएशन जो भी होगी आगे देखा जाएगा। मगर जानकारों का ये कहना है कि इसकी वजह पूरी तरीके से पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल होने का सबसे बड़ा कारण तो ये है कि आपको जैसा पता है कि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं और प्रेजेंट पोल के हिसाब से अभी जो सर्वे हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन से काफ़ी पीछे चल रहे हैं और उनकी अलोकप्रियता बॉटम लो पे है। अभी तक से इतने नीचे लेवल पे उनकी लोकप्रियता नहीं गई थी और इससे निपटना उनको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। वो काफ़ी अनपॉपुलर होते चले जा रहे हैं। इसका रीज़न उनकी बहुत सारी पॉलिसीज़ रही है, उनका एरोगेंट एटीट्यूड रहा है, जो भी रहा है, और इस वजह से वो काफ़ी अनपॉपुलर US के प्रेसिडेंट होते चले जा रहे हैं। साथ ही साथ कोरोना को से निपटने के लिए काफ़ी अच्छी उनकी सरकार ने नाम नहीं कमाया है। आपने देखा होगा अमेरिका अभी भी टॉप पे चल रहा है, कोरोना में काफ़ी ज़्यादा मरीज हो चुके हैं। उसके बाद ब्लैक लाइफ मैटर्स का जो कैंपेन चला है, उसने भी काफ़ी डोनाल्ड ट्रंप को अनपॉपुलर कर दिया है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने अपना फिर से पुराना अमेरिकन फर्स्ट वाला कार्ड खेला है, एक नेशनलिस्ट कार्ड को प्ले किया है, जो उन्होंने पिछले इलेक्शन को जीतने के लिए अप्लाई किया था। डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट का इमिग्रेशन पॉलिसी के बारे में देखते हुए हम इस पर बहुत हैरानी नहीं होती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप गवर्नमेंट इमिग्रेशन पे बहुत टाइट है और एक नेशनलिस्ट अप्रोच के साथ अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी को आगे पुश करना चाहती है। उन्होंने पिछला इलेक्शन भी इसी नाम पे जीता था कि यहाँ के लोगों की बेरोजगारी को दूर करेंगे और यहीं के लोगों को जॉब में प्रायोरिटीज देंगे। ऑब्वियसली ये हर सरकार का अपना एक गोल होता है और होना भी चाहिए। अब इस पर बात करते हैं। जो लोग को इस की टेक्निकल इश्यूज के बारे में पता नहीं है, मैं उनको बताता हूँ वीज़ा होता क्या है एक्चुअली।
वीज़ा दरअसल एक तरीके का स्टे परमिट होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जो अगर आप किसी देश में जाते हैं तो वहाँ की सरकार आपको इशू करती है। ये एक तरीके का परमिट होता है कि आपको हमारे देश में रहने की परमिशन है। बिना वीज़ा के, बिना प्रॉपर वीज़ा के अगर आप किसी दूसरे देश में जाते हो तो आपको इलीगल इमिग्रेंट माना जाएगा। कुछ देश में एक दूसरे को के लिए वीज़ा की थोड़ी सी लिबरल पॉलिसी होती है, जैसे कि नेपाल और भूटान जैसे देश में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन हर एक देश में जहाँ भी आपको जाना है वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड होगी जिसको कि हम वीज़ा बोलते हैं। वीज़ा अलग अलग कंडीशंस के लिए दिया जाता है। टूरिस्ट वीज़ा होता है जो टूरिस्ट को दिया जाता है, टूरिस्ट पर्पस के लिए जा सकते हैं। वर्क वीज़ा होता है जो कामगारों को दिया जाता है, उसकी डिफरेंट कैटेगरीज है, उसमें में से एक आपका H1B वीज़ा होता है। उसके बाद ट्रांजिट वीज़ा होता है, जैसे आपको एक जगह से दूसरे जगह कहीं पे जाना है तो उसके बीच में आपको कहीं पे स्टे पड़ रहा है, ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए वीज़ा होता है। मेडिकल वीज़ा मिलता है, अगर आप इलाज कराना चाहते हैं तो आपको इलाज के लिए भी वीज़ा दिया जाता है। और साथ ही साथ कई अलग अलग कैटेगरी के लिए वीज़ा आपको दिए जाते हैं। डिप्लोमेट्स जो जाते रहते हैं उनके लिए भी एक अलग किस्म का वीज़ा होता है। H1B वीज़ा जो है ये यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार इशू करती है और ये उन लोगों को इशू किया जाता है जो कुशल कामगार होते हैं, टेक्निकल नॉलेज होती है और इनकी IT, मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। यानी कि ये एक टेक्निकल प्रोफेशनल्स को दिया जाता है और साथ ही इसमें कई सारी कंडीशंस लगाई जाती है। ये वीज़ा हासिल करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। इस वीज़ा को हासिल करने के लिए एक कंडीशन और होती है कि $40,000 उसकी सैलरी होनी चाहिए। आप जोड़ के अंदाज लगा सकते हैं कि इंडियन रुपीज़ में इसकी कितनी वैल्यू होनी चाहिए। तो ये क्रीम पर्सन्स होते हैं और इनको लंबे समय के लिए 3 से फिर आप 6 साल तक स्टे कर सकते हैं। ये लॉन्गर स्टे का वीज़ा होता है और सारी चीज़ें सही रही तो इन फ्यूचर आगे जा करके ये यूनाइटेड स्टेट्स की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हैं और इनको मिलने में आसानी होती है कंपेयर टू द अदर वीज़ा। इंडियंस का जैसे मैंने बोला कि ये ज़्यादा कंसर्न इसलिए है कि इंडियन सबसे ज़्यादा H1B वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। प्रेजेंटली अगर मैं बात करूं 2021 के आंकड़ों की अगर मैं बात करूं तो टोटल 2.7 लाख लोगों ने इस वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, जिसमें 1.87 यानी कि लगभग 68% इंडियंस ने अप्लाई किया था इस वीज़ा के लिए फॉर द ईयर 2021। तो इन सारे सब के फ्यूचर पे क्वेश्चन मार्क लग गया है। इसमें ज़्यादातर H1B वीज़ा जो होता है वो IT कंपनियों के एम्प्लॉयज़ इसका फ़ायदा उठाते हैं। ज़्यादातर कंपनियों के ज़्यादा जो इशू किया जाता है उसमें आप देख सकते हैं आंकड़े। इसमें कॉग्निजेंट, TCS, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा ऐसी कंपनियों के एम्प्लॉयज़ को ये वीज़ा मिला हुआ है, यानी ज़्यादातर IT कंपनियां हैं। सेक्टर्स की भी अगर हम बात करें तो आंकड़े यही बताते हैं कि ज़्यादातर IT कंपनियां हैं। IT सेक्टर्स में आर्किटेक्ट, एजुकेशन और भी बाकी सारी फील्ड में मिलता है ये। यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट ने कुछ अन्य किस्म के भी वीज़ा को सस्पेंड कर दिया है, जिनमें से L1 वीज़ा है। L1 वीज़ा जो है वो हाई लेवल मैनेजमेंट की अमेरिका में रिलोकेशन के लिए की इशू की जाती है। ये एक ऊंचे लेवल के मैनेजर और सीनियर मैनेजर लेवल के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको जब रिलोकेट किया जाता है यूनाइटेड स्टेट्स के में तो उनको ये वीज़ा इशू किया जाता है। उसके बाद H2B वीज़ा होता है जो शॉर्ट टर्म के लिए इशू किया जाता है, नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए इशू किया जाता है, यानी कृषि छोड़कर कोई अन्य काम के लिए इशू किया जाता है, ये छोटे समय के लिए किया जाता है। उसके बाद फिर H4 वीज़ा होता है, ये H1B फैमिली वाले जो होते हैं उनको इशू किया जाता है। H1B की जो फैमिली होती है, इमीडिएट फैमिली होती है, उनके स्पाउस और बच्चे जो 21 साल से कम उम्र के होते हैं उनको इशू किया जाता है, सिर्फ उन्हीं के लिए ये इशू किया जाता है। ये अमेरिका में इन फ्यूचर सेटल करने के लिए समझ लो कि एक आगे का रास्ता खुल जाता है कि जैसे अगर आप अमेरिका में एम्प्लॉयड हैं, आपकी शादी होती है तो फिर आप अपने स्पाउस को और अपने बच्चों को आगे ले जा सकते हैं, उनके लिए ये अलग किस्म का वीज़ा इशू किया जाता है। उसके बाद J1 कैटेगरी का वीज़ा होता है। J1 कैटेगरी का वीज़ा जो होता है वो स्पेशली फॉर द एजुकेशन एंड कल्चरल प्रमोशंस के लिए इशू किया जाता है, यानी कि शिक्षा
यानी उच्च शिक्षा जैसे रिसर्च वर्क या किसी भी तरीके के स्पॉन्सर्ड एजुकेशंस का जो प्रोग्राम होता है हायर एजुकेशंस के लिए, उसके लिए ये वीज़ा इशू किया जाता है। और कल्चरल एक्सचेंज करने के लिए, कल्चर से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स होते हैं उसके लिए ये वीज़ा इशू किया जाता है। तो फिलहाल के लिए अमेरिकन सरकार ने इन सारे वीज़ा पर भी रोक लगा के रखी हुई है। अब आने वाले समय में इस पे क्या होगा ये कहना मुश्किल है, बट ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में अभी और इस पे ज़्यादा पॉलिटिक्स होगा, कंट्रोवर्सीज होगी। डोनाल्ड ट्रंप के लिए इस चीज को एनफोर्स कर पाना आसान नहीं होगा, इसलिए कि दुनिया भर से इसका विरोध होना शुरू हो गया, खुद उनकी कंपनियां इसका विरोध कर रही हैं। आने वाले इलेक्शन में इस मुद्दे को उठाया जाएगा। और ये भूलने वाली बात नहीं है कि अमेरिका में इमिग्रेंट्स जो हैं उनकी भी अच्छी खासी, जो नॉन अमेरिकन पीपल हैं जिसमें से इंडियंस की भी अच्छी खासी संख्या है, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करते हैं वोटिंग पैटर्न्स पे। एक तरीके से वो भी वोट बैंक पे हैं। तो देखना होगा, इंटरेस्टिंग होगा आने वाले समय में क्या होता है। हम लोग आगे इस पे चर्चा करेंगे, देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, ज़्यादा पसंद आया तो शेयर कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।